हेलो एवरीवन, वेलकम सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, ब्रिटेन की अजीब दास्तान, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान ऐसा इसलिए लिखा गया है, या हेडिंग है आपकी बुक की, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग है आपके बुक की। ये हेडिंग इसलिए ली गई है क्योंकि ब्रिटेन का जो एकीकरण था, यानी ब्रिटेन का एकीकरण जो हम देखने वाले, वो एक लंबी प्रक्रिया से बना था। अब हमने पिछली बार क्या देखा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए वॉर लड़नी पड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, क्रांतियाँ हुई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक लंबी और धीरे प्रक्रिया थी, यानी स्टेप बाय स्टेप ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, जहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे यहाँ पर। तो हम यानी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि ब्रिटिश आइल, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, तो ये सब हमें कभी कभी एक ही लगता है, लेकिन ये अलग अलग है। तो वो किस प्रकार अलग है वो हम देखेंगे, जिससे आपके जीके में सुधार होगा। और हम ये भी देखेंगे, कुछ एमसीक्यू देखेंगे हम, यानी कुछ एमसीक्यू देखेंगे जिससे कि हमें यार और मदद मिलेगी एग्जाम के लिए जिस एमसीक्यू से। तो हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग तो आपने देख लिया आपके बुक में, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। हेडिंग ऐसी है, लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ ब्रिटेन का एकीकरण हमें बताया गया है। और एक वर्ड आया है उसमें, नृजातीय। नृजातीय हिंदी वालों के लिए नृजातीय, उसका मीनिंग क्या है, एक साझा सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समाज या समुदाय अपनी पहचान मानता है। यानी आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नेदर आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उसमें क्या थे, वो एक यानी ये सभी को, यानी स्कॉटलैंड, सिर्फ स्कॉटलैंड के निवासी अपने आप को एक अलग पहचान मानते थे, यानी वो अपने को अलग संस्कृति का मानते थे, ना कि इंग्लैंड के संस्कृति का मानते थे। यानी सब यहाँ पर सब डिफरेंट है, यानी सबकी पहचान अलग अलग थी, पोशाक अलग थी, संस्कृतियाँ अलग थी और भाषाएं अलग थी। इस कारण ये शब्द आया क्योंकि सब अलग अलग थे। तो इतने डिफरेंस होने के बावजूद उनका एकीकरण किस प्रकार हुआ, उनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, वही हम देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं, यानी जोग्राफिकल डिफरेंस से करते हैं, और यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है ये। तो शुरू करते हैं हम। और ये यानी बड़ी एग्जाम्स में भी आता है, तो इसे छोड़ना मत, यानी वीडियो का आधा छोड़ना ही मत। मैंने बहुत बार देखा है कि हम वीडियो देखते हैं और उसे आधा छोड़ देते हैं, तो हमें आगे का समझ में नहीं आता, हमें बोर लगता है। लेकिन अगर आगे कोई अच्छी चीज़ हुई तो छोड़ देते, तो उससे हमारा ही लॉस होगा। और ऐसा लगा बीच में कि हाँ भाई इसने कुछ तो अच्छा बताया, तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना और यानी बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा यानी ऐसे कुछ ब्रिटिश आइल्स है। ब्रिटिश आइल्स मतलब ब्रिटेन के आइलैंड्स, यानी ब्रिटिश लोग जहाँ पर रहते हैं उनके आइलैंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 कंट्री है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स यानी वेल्स, नेदर आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो मैं बता दूँ कि यानी जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये 3 कंट्रियां मिलती है तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इनके मैप्स, यानी जो झंडे होते हैं ना किसी देश के, हर देश के, उनके झंडों में या मैप्स में भी डिफरेंस है, आप देख सकते। तो यहाँ पर बता दूँ सिंपल लैंग्वेज में कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड ये मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और फिर इन तीनों में, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन तीनों में अगर नेदर आयरलैंड का समावेश कर दे तो उसे यूके कहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, ये यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इन पूरों को यानी इन सभी को, यानी 5 देशों को मिलकर ब्रिटिश आइल्स, यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश लोगों के रहने के आइलैंड ये कहते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, यानी कह सकते हैं हम, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स, यानी ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन। और यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नेदर आयरलैंड, यानी यूके यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा यूके यहाँ से इतने। और रिपब्लिक आयरलैंड को लेकर पूरे, यानी ब्रिटिश के आइलैंड्स बनते। तो रिपब्लिक आयरलैंड मतलब आपको पता है ना, क्रिकेट में, क्रिकेट की टीम है आयरलैंड की, वो इसी देश की है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की क्रिकेट की टीम। हम क्रिकेट देखते हैं ना, तो वो टीम। तो ये सिर्फ आपके यानी जीके के लिए था,
ये पूरा जीके के लिए था, आपके जीके को अच्छा करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इससे आपके यानी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ग्रेट ब्रिटेन अलग है, यूके अलग है, ब्रिटिश आइल्स अलग है, इंग्लैंड अलग है, ये हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक एक क्रिया की प्रक्रिया पूरी डिटेल में देखेंगे या डीप में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, वरना पेन पेपर पर लिख कर रखो कि ऐसा ऐसा है मैथमेटिकल इक्वेशन, ग्रेट ब्रिटेन यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नेदर आयरलैंड, ऐसा लिख कर रखो। तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की एकीक्रिया की प्रक्रिया यानी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये डिटेल में देखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये भी 5 मार्क को आ सकता है क्वेश्चन, रिस्क नहीं, 10th है तो हम डिटेल में देखेंगे क्या है ये। तो शुरुआत करते हैं हम। कुछ विद्वानों ने कहा कि ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का आदर्श मॉडल है। मैंने पहले ही भी बताया, अगर क्वेश्चन आया ना ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया लिखो तो कुछ भी हो जाए बाकी भूल जाओ, लेकिन ये है ना वो पहले लिखने का, यानी ये पहले ही लिख कर रखो आप। यानी शुरुआत जब करते हो ना क्वेश्चन आंसर लिखने की, और ये क्वेश्चन है आपका, समझो यहाँ पर क्वेश्चन आया तो पहले जो लिखोगे वो यही लिखोगे कि कुछ विद्वानों ने कहा कि ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का आदर्श मॉडल है, क्योंकि ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का निर्माण क्रांति से नहीं बल्कि लंबी चलने वाली प्रक्रिया से हुआ है। मैंने बताया कि ब्रिटेन का जो निर्माण है यानी ब्रिटेन का एकीकरण है वो किसी क्रांति से, वहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे, जैसे इटली में लड़ाई झगड़े हुए, जर्मनी में लड़ाई झगड़े हुए, उस प्रकार ब्रिटेन में लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे। वहाँ पर किस प्रकार यानी ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, एक लंबी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया बहुत धीरे थी, यानी बहुत स्लो प्रक्रिया चली, जिसके जरिए ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, यानी बहुत साल लगे ब्रिटेन के एकीकरण होने के लिए। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन यानी एक द्वीप समूह था, जैसे यहाँ पर दिखा तो कैसे था, मैंने पिछली बार भी दिखाया, ऐसे था कुछ। यहाँ पर ऊपर था स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर यहाँ पर थोड़ा सा था वेल्स, फिर यहाँ पर ऐसा नेदर आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ऐसे यानी 5 देशों का ब्रिटेन एक यानी यह समूह था बेटों का, ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते थे या कौन कौन से लोग रहते थे या किस पहचान वाले लोग रहते थे वो देखते पहले। तो स्कॉटलैंड के लोगों को कहते थे स्कॉट, या इंग्लैंड के लोगों को कहते थे अंग्रेज। रुको मैं दिखाता हूँ, शो करता हूँ। इंग्लैंड के लोग अंग्रेज, वेल्स के लोग वेल्श, स्कॉटलैंड के लोग स्कॉट और ये आयरलैंड के लोग आयरिश थे, तथा इनकी पहचान नृजातीय थी। मैंने बताया नृजातीय, रुको यहाँ पर नृजातीय का मीनिंग देख सकते हैं, एक ऐसा साझा सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समाज या समुदाय अपनी पहचान मानता हो। मतलब क्या, मतलब ये पूरे थे अंग्रेज, स्कॉट, वेल्श और आयरिश अपने आप को अलग पहचान मानते थे, यानी ये अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट, आयरिश एक नहीं मानते थे खुद को, वो सबकी अलग पहचान मानते थे। यानी आयरिश मानते थे कि हम अलग पहचान से यानी हम अलग क्षेत्र से बिलोंग करते, स्कॉट मानते थे हम भी अलग क्षेत्र से, अलग संस्कृति से, अलग भाषा से, अलग पहनावे से बिलोंग करते, ऐसा इनका मानना था, ऐसा ये मानते थे। तो आगे देखते, तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें इन दो यानी ये दोनों में कि ये एक दूसरे को अलग मानते, यानी इनमें बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो इनका एकीकरण किस प्रकार हुआ वो देखेंगे इस वीडियो में। तो यानी हम देखते हैं कि इन सभी का राजनीतिक तथा सामाजिक परंपराएं अलग अलग थी। हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि ये सभी अपने को अलग पहचान वाले मानते थे, एक नहीं मानते थे सभी को। तो इनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान अलग अलग थी। और इनमें से आंग्ल राष्ट्र मतलब जो इंग्लैंड थे, यानी ऐसा था और जो इंग्लैंड के थे, इस साइड थे इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड के थे वो धनी थे। धनी क्यों थे इसका एक कारण है, आपको 9th में पढ़ा है अपने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या रूस में क्रांति हुई, रशियन रिवॉल्यूशन, और यानी औद्योगिकरण हुआ। तो क्या हुआ, औद्योगिकरण के साथ नए नए विकास हुआ, यानी लोगों का विकास हुआ, कपड़े की खरीदी ज़्यादा हुई, और ज़्यादातर विकास किस जगह हुआ, इंग्लैंड की जगह हुआ। यहाँ पर चीज़ें सस्ती हुई और
इन्होंने वो चीज़ें बाहर के देशों को बेचना शुरू किया तो इनके पास पैसा आ गया, धन दौलत आ गई, तो ये धनी बन गए। धनी मतलब ये अमीर बन गए, और अमीर बनने के बाद इनके पास पावर आ गई, ये सत्ता में आ गई। यानी ये अब बॉस समझने लगे खुद को कि हमारा अब दबदबा है, हम अमीर है और पैसे से ही पावर आती है, पता है। तो इनके पास पावर आ गई। पर क्या था, राजा था तब, यानी राजतंत्र था, हम सभी को पता है, राजा था तब। लेकिन एक संसद थी, ब्रितानी संसद, मतलब इंग्लैंड की संसद, उसने 1688, डेट याद रखना, 1688 में संघर्ष किया। संघर्ष मतलब यहाँ पर ऐसे क्रांति या वॉर नहीं हुई, राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही पावर डाइल्यूट कर दी, और वो सिर्फ नाम का राजा रह गया। यानी राजा था लेकिन सारे पावर किसके पास थे, संसद के पास, वो सिर्फ नाम का राजा था। तो राजा ने अपनी पावर डाइल्यूट कर दी। कब डाइल्यूट की, 1688 में। तो क्या हुआ, पावर डाइल्यूट करने के पास संसद अब पावरफुल हो गई। पावर डाइल्यूट करने के बाद अब संसद पावरफुल हो गई, तो संसद ने एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। यानी ऐसे था, इंग्लैंड के लोग अमीर थे, तो संसद ने क्या, एक राष्ट्र राज्य की स्थापना कर दी जिसके केंद्र में यानी सेंटर में इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड ने, जब इंग्लैंड के पास पावर आ गई, ब्रिटेन के पास, यानी इंग्लैंड ही समझो, इंग्लैंड के पास पावर आ गई, आंग्ल संसद के पास पावर आ गई, वो पावरफुल हो गए। तो उन्होंने क्या किया, तो कुछ तो करते भाई। तो उन्होंने अपना मोर्चा स्कॉटलैंड की ओर घुमाया। यानी उन्होंने पहले स्कॉटलैंड की ओर देखा कि हम पहले स्कॉटलैंड को अपने में मिला लेते। तो 1707 में एक, यानी संधि कह सकते हैं हम, या एक्ट ऑफ यूनियन हुआ जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते, रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इस संसद ने एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ जिसमें किसका शामिल कर दिया गया, यानी इन्होंने स्कॉटलैंड गया। रुको, एक एक का विकेट गिराते हैं ये तो है पहले से, अब स्कॉटलैंड गया, और इतना छोटा सा वेल्श है इनके बीच, तो वो भी जाएगा ही। तो यानी हमने देखा ग्रेट ब्रिटेन का, यानी ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हो गई। तो इन्होंने क्या किया, 1707 में जब पावर अपने पास आ गई तो एक्ट ऑफ यूनियन यानी एक संधि स्थापन की जिसके जरिए उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया और ग्रेट ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की। लेकिन तब भी आयरलैंड के वो 2 पार्ट जहाँ पर आयरिश लोग रहते वो इनके पास नहीं थे, तो वो कैसे आए वो बाद में देखेंगे। पहले इन्होंने क्या किया, यानी राष्ट्र राज्य की स्थापना करने के बाद आंग्ल लोगों ने क्या किया, जो उनका दबदबा था क्योंकि वो अमीर थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वो अमीर थे, उनका दबदबा था, तो उन्होंने क्या किया वो देखते पहले। तो यहाँ पर देखो 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के बाद हमेशा ब्रिटेनी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। क्यों रहा, वो अमीर थे। तो उन्होंने क्या किया, स्कॉटिश लोग थे यानी जो गोलिक भाषा बोलते थे, स्कॉटिश लोगों की भाषा क्या, गोलिक भाषा, तथा पारंपरिक पोशाक पहनते थे अपनी, तो उन्होंने उनको पारंपरिक पोशाक और उनकी भाषा बोलने से ही मना कर दिया। यानी उनकी पहचान छीनने की कोशिश की, किसने, आंग्ल लोगों ने, आंग्ल सदस्यों ने, जिनका संसद में दबदबा रहता था। तो उन्होंने क्या किया, पहचान ही छीन ली। अगर कोई किसी की पहचान छीन ली तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपकी पारंपरिक पोशाक आपको पहनने नहीं दी या आपकी मातृभाषा आपको बोलने नहीं दी तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। वैसे ही स्कॉटिश लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, तो स्कॉटिश लोगों ने भी आंदोलन करने के चाहत जताई या चाहत दिखाई, ऐसा हम कह सकते हैं। मैंने अभी बताया कि चाहत दिखाई या चाहत जताई, यानी उन्होंने ठाना कि हम अबे आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया भाई इनका, हमें आज़ादी चाहिए। इन्होंने बहुत मनमानी कर ली, हमारी पारंपरिक पोशाक नहीं बोलने यानी पहनने दे रहे, गोलिक भाषा नहीं बोलने दे रहे, मेरी मातृभाषा है वो नहीं बोलने दे रहा है। ऐसे उनके मन को लगा, यानी हमें भी लगता तो हम भी ऐसा ही करते। तो उन्होंने क्या, क्रांति करने की सोची। तो स्कॉटिश, यहाँ पर आप देख सकते, स्कॉटिश हाईलैंड यानी क्षेत्र 1 के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जिन कैथोलिक कुलों ने मतलब कैथोलिक यानी धर्म के लोगों ने अपनी आज़ादी व्यक्त करने की कोशिश की, तो इन्हें दबाया गया और वतन छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। हमें ये याद है
कि जब भी कोई क्रांति होती है तो उस क्षेत्र के लोगों को, यानी यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, रुको डायग्राम बना दे दो। हाँ, ये क्रांति का क्षेत्र है और ये पर आप देख रहे हैं इन लोगों ने क्रांतियां की। जब अगर इस क्रांति को दबाया गया तो इन लोगों को ये क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा, क्योंकि जो क्रांति दबाने वाले हैं उन्हें डर लगता है कि ये फिर से क्रांति ना कर दे, तो इनको पूरा दबाने की कोशिश की जाती है, यानी इनको अपनी मातृभूमि से बाहर कर दिया जाता है, भगाया जाता है मातृभूमि से। तो क्रांति दबने के बाद इन्हें मातृभूमि या अपना वतन छोड़कर जाना पड़ा, इन्हें भगाया गया अपने वतन से। तो आयरलैंड पर भी जबरदस्ती हुई, यानी हमने क्या देखा अभी तक, वो पहले एक बार देख लो फिर से। यहाँ पर तो एक संसद थी, आंग्ल संसद, उसका दबदबा था पूरे यहाँ पर वेल्श, यहाँ पर स्कॉटलैंड। तो आंग्ल संसद ने क्या, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्श, इन सभी को ग्रेट ब्रिटेन में यानी तब्दील कर दिया, एक राष्ट्र राज्य की स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ पर यानी आयरिश लोग या आयरलैंड सुरक्षित था, नेदर आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, मतलब क्रिकेट की टीम वाला आयरलैंड, वो सुरक्षित था। तो उन पर क्या किया, वो तो इनके साथ जाना ही नहीं चाहते थे, तो उन पर जबरदस्ती हुई, आयरलैंड पर भी जबरदस्ती हुई। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यह देश कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटे हुए थे। ये एक ही धर्म से बिलोंग करने वाले, यानी 2 पार्ट्स है। जैसे पता है ना हमें कि एक बड़े धर्म के छोटे छोटे रूट्स होते हैं, वैसे ही ये एक ही धर्म को बिलोंग करने वाले 2 पार्ट्स है, यानी रूट्स है एक ही धर्म के। तथा कैथोलिक यानी दो ग्रुप्स में डिवाइड था, धर्मों के 2 ग्रुप्स में डिवाइड था। कौन कौन से, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। और कैथोलिक थे ना वो, यानी देश की जनसंख्या कैथोलिक वाली बहुसंख्या जनसंख्या थी। मतलब आपको समझाता हूँ, ये देश है, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या कैथोलिक की है और कम जनसंख्या प्रोटेस्ट की है, इतना ही सिंपल, ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की बात नहीं। कैथोलिक थे वो बहुसंख्यक थे और प्रोटेस्ट थे वो यानी कम जन, तो ऐसा यानी धर्मों के बीच डिफरेंस था। तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया। अंग्रेज़ों ने जो कम जनसंख्या थी, यानी अंग्रेज़ों ने ज़्यादा जनसंख्या वालों को सपोर्ट नहीं दिया। ऐसा मत समझ लेना कि ज़्यादा जनसंख्या तो सपोर्ट दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट को सपोर्ट दिया, यानी कम जनसंख्या थी उन्हें सपोर्ट दिया। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्हें सपोर्ट देते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट को कैथोलिक पर वर्चस्व यानी अपना दबदबा बनाने में मदद की, यानी कम जनसंख्या वाले लोगों को ज़्यादा जनसंख्या वाले लोगों पर दबदबा बनाने में मदद की अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड के लोगों ने। और उसके बाद क्या हुआ, कैथोलिक जो थे ना उन्होंने ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध विद्रोह किया। ब्रिटानी प्रभाव मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन था उस पर तो अब पूरे इंग्रज मतलब अंग्रेजों का राज्य था, यानी इंग्लैंड के लोगों का राज था, उनका प्रभाव था, राज नहीं था लेकिन प्रभाव था ही। तो उन्होंने क्या किया, जो यानी कैथोलिकों ने क्या किया, ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध क्रांतियां कर दी, क्रांतियां मतलब विद्रोह कर दिए। लेकिन ये विद्रोह दबाए गए। यह विद्रोह किनके नेतृत्व में हुए थे, यूनाइटेड आयरिश मेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेतृत्व, यानी यह विद्रोह उसका नेतृत्व यूनाइटेड आयरिश मेश संघ वोल्पटोन के नेतृत्व में हुए थे। और कब हुए थे ये विद्रोह होते 1798 में। यूनाइटेड आयरिशमैन संघ वोल्पटोन के नेतृत्व में ये विद्रोह हुए थे, 1798 में विद्रोह हुए थे। लेकिन ये विद्रोह भी दबा दिए गए। इस विद्रोह के बाद भी कोई परिणाम नहीं पड़ा, अंग्रेजों ने ये विद्रोह भी दबा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, यानी असफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में, यानी जो सिर्फ इतना ही था पहले, स्कॉटलैंड, वेल्श और इंग्लैंड से मिलकर, उसमें अब आयरलैंड का भी समावेश कर दिया गया, उसे भी यूनाइटेड किंगडम में बलजबरी भर्ती कर दिया गया। मतलब पूरे को अब इन्होंने, यानी एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया लेकिन बलजबरी हुआ। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, इसमें ज़्यादा क्रांतियाँ नहीं हुई, ज़्यादा वॉर नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं हुआ ज़्यादा। एक लंबी प्रक्रिया थी, धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रभाव धीरे से बढ़ाया, छुप के बढ़ाया, ऐसा कह सकते हैं, धीरे से बढ़ाया प्रभाव। और उसके बाद फैलाते गए प्रभाव और एक एक करके क्षेत्र अपने अंदर लेते गए, मतलब जीतते गए। इसी प्रकार यानी ब्रिटेन का एकीकरण हुआ एक लंबी प्रक्रिया से। यह भी 5 मार्क को आ सकता है ये क्वेश्चन।
कुछ महत्वपूर्ण डेट्स देखते हैं, यानी ये चौथा सब पॉइंट है आपके बुक का, यानी ख़त्म हुआ है अभी। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण डेट्स देखते हैं यहाँ पर। तो यानी इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले किस किस वक्त किस किस देश का या किस किस यानी क्षेत्र का यूनिफिकेशन हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पहले याद रखो। जर्मनी का कब हुआ? 18 जनवरी 1871। इटली का कब हुआ? 1861। आंग्ल संसद को विजय कब मिली, मतलब ब्रिटेनी संसद को विजय कब मिली? 1688। और एक्ट ऑफ यूनियन कब लागू हुआ? 1707। एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। और ब्रिटेन का एकीकरण कब हुआ? 1801। यानी सबसे पहले ब्रिटेन का 1801 में, उसके बाद इटली का 1861 में, उसके बाद जर्मनी का 1871 में। इस प्रकार एकीकरण हुए। तो अब हम एमसीक्यू देखते हैं कुछ। वाई वॉज द ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉन अप इन 1850? ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में क्यों हुई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। टू डिवाइड द जर्मनी कॉन्फेडरेट, मतलब जर्मनी को 39 स्टेट्स में डिवाइड करने के लिए। द रिस्टोर द मोनार्ची टू, मतलब मोनार्ची को यानी फिर से स्थापित करने के लिए हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद वाई डू द सेंटा एंगल्स एंड क्रिस्ट सिम्बल्स इन यूटोपिया विजन, मतलब इन सिम्बल्स का क्यों ये सिम्बल्स यानी ये किए गए थे, इस्तेमाल किए गए थे? तो ऑप्शन डी सही है इसमें। फ्रैटरनिटिंग अमंग नेशन, वो सही ऑप्शन। उसके बाद थर्ड, फॉलो द डिपेक्ट ऑफ नेपोलियन इन 1850 यूरोपियन गवर्नमेंट वे ड्राइव बाय अ स्पिरिट ऑफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। अगला देखते, हु बिलीव इन इस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, द चूर्म सोशल हेरिटेज प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए सही है, आप देख लेना। और अगला और लास्ट एमसीक्यू है हमारा। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ईयर, यानी 24 ईयर का एक यंग मैन, ही वॉज सेंट इन टू एक्जिल इन 1831 टू अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिंगुरिया। तो उसका नाम क्या है उस आदमी का? गिसोपी मैजिन। पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है और आपका ये पॉइंट भी कवर होता है चौथा वीडियो का। तो इसके बाद हम यानी अगला पॉइंट करेंगे, जल्दी करेंगे। तो ब्रिटेन का एकीकरण भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन का एकीकरण आसान चीज़ है। और आपके जीके भी अच्छा हो गया इस वीडियो के कारण। पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कि क्या सजेशन है आपके। थैंक यू।